चलिए बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आपका ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर सारे बच्चों का स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे और सारे बच्चों को एक साथ गुड मॉर्निंग। ठीक है। और बच्चे, मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मंडे के बाद से मैं कभी भी ज्योग्राफी का बैच ला सकता हूं, तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे इसी 1-2 दिन में ही आपको इवनिंग में 5, 6, 7 के बजे के आसपास बच्चे मैं एक बैच आपको ज्योग्राफी का दे सकता हूं। और इसके लिए मैं टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूं बच्चे, टाइम अरेंज भी कर रहा हूं और जल्दी ही ज्योग्राफी का एक बैच मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा। और जितने भी बच्चों का अक्टूबर में एसएससी का पेपर है बच्चे, तो थोड़ा सा लेवल की चीज़ें अब तैयार करो। करंट भी आप लोगों के लिए जल्दी ही आ जाएगा, थ्योरी का अलग रहेगा और करंट बच्चे क्वेश्चन का अलग टॉपिक रहेगा। क्वेश्चन हमारे दूसरे सर करवाएंगे और थ्योरी जो होगा, थ्योरी पोर्शन जो होगा वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ताकि एसएससी के एग्ज़ाम तक आपके मैक्सिमम जीएस के पोर्शंस क्या हो जाएं, तैयार हो जाए। तो चलो आओ बच्चे डिस्कस करते हैं। हम लोग फंडामेंटल राइट्स पर थे बच्चे और मेरे ख्याल फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 तक हमने कर दिया था। आर्टिकल 25 शायद स्टार्ट किया था, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की हमने बात किया था। और धार्मिक स्वतंत्रता में मैंने आर्टिकल 25 में ये कहा था अंतःकरण धर्म की स्वतंत्रता है, यानी कि हम बच्चे किसी भी धर्म को अपनाने के लिए पूर्णतया क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो यार हर एक धर्म के अपने अपने पर्टिकुलर एक आचरण होते हैं बच्चे, और उनको मानना, भाई पूजा अलग अलग प्रवृत्ति की होती है बच्चे, हर धर्म की अलग अलग पूजाएं होती हैं बच्चे। शंकर भगवान की पूजा अलग होती है बच्चे और माता जी की पूजा अलग होती है ना। तो धर्म को अपनाना ना अपनाना वो हमारे व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है बच्चे। कोई अन्य व्यक्ति जबरदस्ती हमारे धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकता। हमने कहा था कि बच्चे अगर अंतःकरण धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके रेस्ट्रिक्शन की भी बात की गई है। और मैंने कहा था कि कोविड-19 जब हमारे देश में है तो हमें लॉकडाउन के दौरान हमने सारे मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों पर जो धार्मिक स्वतंत्रता हमें मिली हुई थी, हम जाते थे, पूजा अर्चना आचरण करते थे, उन सब को हमने कुछ दिन के लिए निर्बंधन कर दिया, यानी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया बच्चे, रोक लगा दिया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर मैंने आपको बताया था बच्चे, आर्टिकल 25 का जो सब क्लॉज सेकंड है, आर्टिकल 25 का जो सब क्लॉज सेकंड है बच्चे, ये बंदा कहता है बच्चे कि धार्मिक पक्ष अगर मूल भावना से संबंधित है, कोई भी धार्मिक पक्ष अगर मूल भावना से संबंधित है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी धर्म हमारी किससे संबंधित है, मूल भावना से संबंधित है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बाइबल पढ़ना, कुरान पढ़ना। अब ये बाइबल कुरान, हमारा बच्चे जो कुरान है ये हमारे कौन से भावना से संबंधित है, मूल भावना से संबंधित है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई कानून बना दे और आपको बाइबल या कुरान या अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा सकती है बच्चे, है ना। ये ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और एक चीज बच्चे, अगर कोई अधार्मिक पक्ष है, यानी सामाजिक की बात किया जाए, आर्थिक की बात किया जाए और राजनीतिक की बात किया जाए बच्चे, तो इस पर संसद कानून बनाकर निर्णय ले सकती है, इस पर संसद कानून बनाकर निर्णय ले सकती है। तो आर्टिकल 25 के सब क्लॉज सेकंड में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई भी धार्मिक पक्ष अगर मूल भावना से संबंधित है तो उसका रेस्ट्रिक्शन नहीं किया जाता बच्चे, रोका नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल है बाइबल का पढ़ना, ये हमारे मूल भावना से संबंधित है, तो इसमें संसद हमारा कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ऐसे बच्चे एक और चीज है
सिख लोगों का नाम सुना होगा, मैंने आर्टिकल बताया था 19 में हमें स्वतंत्रताएं मिली, वहां पर भी मैंने बताया था सिख लोग बच्चे कृपाण लगाकर चलते हैं, तो वो उनकी मूल भावना से संबंधित है, इसीलिए उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता बच्चे। क्लियर। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा सबरीमाला, एक नाम सुना होगा सबरीमाला मंदिर। अब ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल भारत के कौन से राज्य में है? तो आप रिजल्ट लगाओगे सर केरल राज्य में है। यहाँ पर महिलाओं का बच्चे प्रवेश निषेध था, महिलाओं का प्रवेश क्या था? निषेध था, रोक लगा दिया गया था। तो ये जो चीज़ें थी ये हमारे मूल भावना से संबंधित नहीं है, लेकिन कुरान का पढ़ना, बाइबल का पढ़ना, सिखों का कृपाण लगाना, ये हमारा धार्मिक पक्ष है और ये हमारी किससे जुड़ा है? मूल भावना से जुड़ा है। तो इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं जाएगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं जाएगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा? ठीक है। तो सबरीमाला मस्जिद क्या हमारी मूल भावना से जुड़ा है? तो आप बोलोगे नहीं सर, फिर बच्चे कहाँ पर है ये? तो बोलोगे केरल में है। क्या बच्चे कृपाण लगाना मूल भावना है? यस सर। कौन सा व्यक्ति बच्चे इस पर अधिकार देता है? तो आर्टिकल 25 का सब क्लॉज सेकंड ये कहता है कि जो भी धार्मिक पक्ष हमारी मूल भावना से जुड़ा होगा उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सबके लिए कानून बनाने का अधिकार कौन रखता है? तो आप तुरंत रिजल्ट लगाना सर पार्लियामेंट रखती है, यानी संसद रखती है। कौन रखता है बच्चे? संसद रखती है। अब अगला जो हमारा आर्टिकल होगा वो आर्टिकल 26 होगा। आर्टिकल 26 बच्चे, इसमें कहा गया है धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, मैनेजमेंट की बात की गई है। किसकी बात की गई है बच्चे? मैनेजमेंट की बात की गई है। धार्मिक बच्चे प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें बच्चे लिख दीजिएगा, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब ये दो प्रकार से है बच्चे, एक तो व्यक्तिगत है और एक सामुदायिक है बच्चे। एक व्यक्तिगत है, एक समुदाय है। ठीक है, एक समुदाय है या धर्म समुदाय कर लो बच्चे। कौन सा समुदाय? धर्म समुदाय। ठीक है। प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है यहां पर। अब इसका भी निर्बंधन है, रिस्ट्रिक्शन है। अब वही बात है, अगर हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रोक लगा दिया जाएगा, और अगर पब्लिक ऑर्डर को कोई व्यवस्था बच्चे या पब्लिक लोक व्यवस्था को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो भी इस पर रोक लगाया जा सकता है बच्चे। किस पर? धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता पर। पहला आर्टिकल 25 ये कहता है धार्मिक स्वतंत्रता अंतःकरण, और आर्टिकल 26 से कहता है प्रबंधन मैनेजमेंट का फ्रीडम होगा, रिस्ट्रिक्शन भी है अगर ये दोनों व्यक्तियों को ये नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। मोलैरिटी की भी बात की गई है, सदाचार भी लिख लेना। मोलैरिटी आया हुआ क्वेश्चन है, मोलैरिटी। इसमें और कुछ समझाने वाला नहीं है। आर्टिकल 27, किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष धर्म पर कर का मतलब टैक्स ना देने की स्वतंत्रता। टैक्स ना देने की क्या है? स्वतंत्रता है। कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो रिजल्ट लगाओगे सर आर्टिकल 27 में। ठीक है, 27 में। जैसे बच्चे प्राचीन समय में
एक देखा होगा, पढ़ा होगा, एक कर हिंदुओं पर लगाया जाता था, तीर्थ कर। और तीर्थ कर को समाप्त किसने किया था? तो आपको भी पता है, अकबर ने समाप्त किया था। अभी फिर देखो गंगा वंगा आरती पर बच्चे टैक्स लगा दिया गया है, तो वो चीज़ें फिर से शुरू हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे कर का तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम सुनोगा, फिश। इसे हम कहते हैं शुल्क। शुल्क बच्चे लिया जा सकता है, शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क क्यों लगाया जाएगा? सफाई करने के लिए बच्चे, तो कह सकते हो साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई का जो खर्चा है उसके लिए वो मंदिर बच्चे आप पर शुल्क लगा सकता है, लेकिन टैक्स का कोई प्रावधान नहीं होगा, टैक्स का कोई प्रावधान नहीं होगा। अब तो समझ गए होंगे, राज्य विशेष धर्म पर टैक्स लेने का प्रावधान नहीं करेगा, किसी को टैक्स के लिए बच्चे परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर वो कहे कि बच्चे साफ सफाई पर खर्चा आ रहा है, तो यहाँ पर फीस वसूला जा सकता है आपसे, और वो रिजल्ट होगा साफ सफाई के लिए। लेकिन पर्टिकुलर किसी टैक्स की बात यहाँ पर नहीं की गई है। कौन से आर्टिकल में? तो आपका रिजल्ट होगा सर आर्टिकल 28 में, सॉरी 27 में। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताने का कष्ट करो। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आर्टिकल 25 फिनिश हुआ, 26 फिनिश हुआ, 27 भी फिनिश हो गया। फीस का प्रावधान है, लेकिन टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 28 की। 28 की, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा पानी है रितेश, थोड़ा दे दो, बड़ा बाहर ले गए। चलो ठीक है, अब आर्टिकल 28 की बात कर लिया जाए। यहाँ पर बात किया गया है शैक्षणिक संस्थान की, बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कही गई है। शैक्षणिक संस्थान की बात की गई है बच्चे, और वो शैक्षणिक संस्थान बच्चे जो धार्मिक शिक्षा की बात की गई है। तो कोई भी शैक्षणिक संस्थान होगा तो वो बच्चे धार्मिक शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान होगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है बच्चे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 28 का सब क्लॉज फर्स्ट ये कहता है, अगर कोई शैक्षणिक संस्थान सरकार द्वारा, कोई शैक्षणिक संस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित है, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हर डिस्ट्रिक्ट में जीआईसी है, अब जीआईसी पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है बच्चे। तो कोई भी शिक्षण संस्थान अगर सरकार द्वारा वित्त पोषित है तो वो बताओ धार्मिक शिक्षा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और उसके लिए सभी धर्म क्या है? एक समान है। सभी धर्म क्या है? एक समान है बच्चे। ठीक है, नोट करो जल्दी से। और वहीं पर है आर्टिकल 28 का सब क्लॉज सेकंड ये कहता है, अगर कोई शिक्षण संस्थान निजी संस्थान है, प्राइवेट है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, सरकार द्वारा मान्यता क्या है? प्राप्त है, तो ये आदमी धार्मिक शिक्षा दे सकता है, धार्मिक शिक्षा दे सकता है,
धार्मिक शिक्षा दे सकता है अगर वो संस्थान क्या है, निजी संस्थान है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये धार्मिक भाई, इनका खुद का कॉलेज है, ये चाहें तो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं बच्चे। लेकिन अगर सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित होगा तो उस धार्मिक शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। आपका हो गया। अगला है 28 का सब क्लॉज थर्ड कहता है, सब क्लॉज थर्ड कहता है ट्रस्ट की बात करता है बच्चे। आर्टिकल 28 का जो थर्ड है ये ट्रस्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? ट्रस्ट की बात करता है। तो ट्रस्ट जो होगा बच्चे, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्रस्ट की बात होगा तो मदरसा का नाम सुना होगा, मदरसा बोर्ड। अब ये मदरसा बोर्ड बच्चे सभी धर्मों को शिक्षा दे सकता है, सभी धर्मों को शिक्षा दे सकता है, सभी धर्मों को शिक्षा दे सकता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और सभी धर्मों की शिक्षा के साथ साथ ये धार्मिक शिक्षा भी दे सकता है, धार्मिक शिक्षा भी दे सकता है। देखते नहीं हो बच्चे, उर्दू सीख लेते हैं बच्चे, तो उर्दू की जब स्पेशल वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर देखो कई सारे धर्म के लोग होते हैं, वैकेंसीज आती रहती हैं बच्चे। तो ये हमारा आर्टिकल 28 हो गया बेटा, ठीक है। आर्टिकल 28 हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ईमानदारी से बताओ सारे बच्चे कि आर्टिकल 28 तक कंप्लीट हो गया आपका। कोई डाउट तो पूछना, क्योंकि अब हम अल्पसंख्यक की बात करेंगे, सांस्कृतिक एवं शिक्षण संबंधी अधिकार। सेकंड लास्ट बच रहा है, 2 और आपके मौलिक अधिकार बचे हैं बच्चे। अगला है सांस्कृतिक शिक्षण संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। और मैंने आपको बताया था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और ये भी कई बार बताया कि 50% से कम लोगों को, वर्ग के लोगों को हमने बच्चे अल्पसंख्यक में काउंट किया है ना। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा, जितने भी हमारे प्राचीन वर्ग है, प्राचीन धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म है ना, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ये जो सारे धर्म हैं बच्चे, इनकी तो जनसंख्या 50% से कम है, तो अल्पसंख्यक आ गया। अब माइनॉरिटी की अगर बात किया जाए तो इसमें सिर्फ मुस्लिम वर्ग के या मुस्लिम धर्म के लोग ही नहीं आते हैं बच्चे, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है और ईसाई भी है। इसीलिए सर 2 धर्म से ज़्यादा हैं तो अल्पसंख्यक को हम कानूनी भाषा में बहुसंख्यक कहते हैं, कानूनी भाषा में बहुसंख्यक कहते हैं। प्राचीन धर्म थे तो आर्टिकल 21 ये कहता है अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार बच्चे कहता है कौन? आर्टिकल 29। और बच्चे अल्पसंख्यक में बौद्ध धर्म आते हैं, जैन धर्म आते हैं, पारसी धर्म आते हैं, ईसाई धर्म आते हैं, है ना, ये सारे धर्म आते हैं। अब इन सारे धर्मों को इनकी अपनी अपनी लिपि है, अपनी अपने इनके कल्चर हैं यानी संस्कृति है बच्चे इनकी, और इनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है यानी भाषा है। इन सब को बचाने का अधिकार हमने इनको कौन से आर्टिकल में दे रखा है? 29 में दे रखा है बच्चे, आर्टिकल 29 में दे रखा है कि आप अपने धर्म को सुरक्षित रखो और इसे आजीवन आगे ले चलने का प्रयास करो, ऐसा आर्टिकल 29 में है। और अल्पसंख्यक को कानूनी भाषा में बहुसंख्यक कहते हैं, जहां पर धर्मों की संख्या 2 से क्या हो, ज़्यादा हो, उसे बहुसंख्यक। तो आपको पता है यहाँ 4 तो लिखे ही लिखे, एक बढ़ाओ सिख बढ़ा लो, है ना, ये सारे के सारे, ठीक है।
इन सभी लोगों को इसको बचाने का अधिकार है और इसका बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 30 के तहत ये शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं और उस शिक्षण संस्थान का जो मैनेजमेंट होगा वो मैनेजमेंट इन्हीं लोगों के पास रहेगा, ऐसा आर्टिकल 30 कहेगा। इसमें तो ये बचाने की स्वतंत्रता है इनको, इन लोगों को, और इसको बढ़ावा देने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना भी कर सकते हैं और उसका सारा मैनेजमेंट बेटा ये खुद अपने पास रखेंगे। यानी कौन लोग रखेंगे? तो आप बोलोगे सर अल्पसंख्यक, जिन्हें कानूनी भाषा में बहुसंख्यक कहते हैं, कानूनी भाषा में बहुसंख्यक कहते हैं बेटा, ठीक है। अगला होगा हमारा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थाओं की बात करता है बच्चे। किसकी बात करता है? शिक्षण संस्थाओं की। अब यहां पर एक नोट डालना, मैंने आपको आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 के 5 में हमने बच्चे ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण की यानी रिजर्वेशन की बात किया था, कहा था कि नहीं कहा था? तो ये चीज बच्ची वहां पर आप देखो, यहां पर वहां पर एक व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था जिसका नाम क्या था? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशली यहां पर है और इनके शिक्षण संस्थाओं में इनके लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा जब तक ये खुद ना चाहे, यानी कि ये खुद संस्थान वाले ना चाहे तब तक वो आपको सीट रिजर्व नहीं करेंगे। और शिक्षण संस्थाओं में तो ये लागू है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 30 पर ये लागू नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। वहाँ पर मैंने अल्पसंख्यक की बात नहीं की थी, तो यहाँ पर हम इनकी बात नहीं करेंगे। ये एक नोट पॉइंट हो जाएगा आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5। ठीक है। तो आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के अधिकार की, राइट्स की बात करता है, जिसमें वो लिपि को, भाषा को, कल्चर को बचाने का प्रयास करेंगे और उसको बढ़ावा देने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे जिसका मैनेजमेंट वो स्वयं अपने पास रखेंगे। तो आरक्षण की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इनको नहीं काउंट किया गया, तो यहाँ पर इनको नहीं शामिल किया जाएगा। ये एक चीज याद रखिएगा, ये चाहे तो दे सकते सीट, चाहे तो ना दे, इन पर कोई वर्डन नहीं होगा। ठीक, हमारा आर्टिकल 30 भी खत्म हुआ। ठीक है, अब आर्टिकल 31 की बात करेंगे। आरटीपी की बात करेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और मैंने कहा 44वां संविधान संशोधन, इसे यहां समाप्त कर दिया गया। इसे यहां क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। नोट कर लो जल्दी से। और 31 का सब क्लॉज 1 कहता है ये अब एक विधिक अधिकार होगा, और विधिक अधिकार होगा तो आर्टिकल होगा 300 का। विधिक अधिकार होगा तो 300 का होगा। सब क्लॉज 2 ये कहता है विधिक अधिकार होगा। सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जो संपत्ति होगी उसका सरकार, संपत्ति होगी उसका सरकार अधिग्रहण कर सकता है अगर ये मुद्दा लोक व्यवस्था से जुड़ा होगा तो, या लोक कल्याण से संबंधित होगा तो।
किससे संबंधित होगा? लोक कल्याण से संबंधित होगा। तो भारत सरकार ऐसे समस्त प्रॉपर्टियों का अधिग्रहण कर सकती है जिससे लोगों का क्या हो? कल्याण हो। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे, रेलवे का निर्माण करना है और हाईवे का निर्माण करना है तो लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, तो सरकार ऐसे लैंड का अधिग्रहण कर देगा। तो लोगों और हाँ बच्चे, जब ये अधिग्रहण किया जाएगा तो उस जमीन में 80% लोगों की सहमति अनिवार्य होगी। 80 लोगों पर यानी 80% लोगों की, यानी 100 में 80 लोग अपनी सहमति देंगे तभी सरकार उस जमीन का क्या करेगा? अधिग्रहण करेगा। अब भाई किसी से जमीन लेंगे तो पक्का उसका नुकसान होगा, तो जो क्षतिपूर्ति होगी बच्चे उसको भरेगा कौन? सरकार फिल करेगा। क्षतिपूर्ति कौन भरेगा? तो आप बताओगे सर, सरकार भरेगा। क्षतिपूर्ति कौन भरेगा? सरकार भरेगा। क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिकल 31 यहां से तो समाप्त हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी था, मौलिक अधिकार से हटा, तो सब क्लॉज फर्स्ट में कहा गया विधिक अधिकार होगा, तो कहां शामिल हो जाएगा? 300 का में हो जाएगा। सब क्लॉज सेकंड ये कहता है कि संपत्ति के अधिकार का बच्चे सरकार अधिग्रहण कर सकता है अगर वो मुद्दा लोक कल्याण से संबंधित हो और उसमें रेलवे हाईवे के लिए भाई और अन्य सरकारी चीजों के लिए लैंड की आवश्यकता हो, तो सरकार थोड़ी ना जमीन कहीं से उठाकर कहीं शिफ्ट कर देगी। आप ही से तो लोगी बच्चे, या आप ही से तो लेगा, ठीक है। और अगर जितनी भी क्षतिपूर्ति होगी वो सारी सरकार भरेगा। भाई एक सर्किल रेट होता है और सर्किल रेट के हिसाब से 8 गुना, 10 गुना, 5 गुना, 6 गुना जितना बच्चे वहां सहमति बनती है उस आधार पर गवर्नमेंट एडवांस में पेमेंट करती है। भाई आज सर्किल रेट 1 लाख रुपए है और मैं आपको 8 लाख रुपए प्रति बीघे दे रहा हूं और आपकी जमीन का अधिग्रहण कर रहा हूं ताकि मैं इस पर डेवलपमेंट कर सकूं, ताकि लोगों का क्या हो सके? कल्याण हो सके। ये आर्टिकल 31 का सब क्लॉज सेकंड कहता है। सब क्लॉज सेकंड कहता है। नोट करो जल्दी से। अब इसी में एक 31 का ए पॉइंट भी बताएंगे, एक 31 पॉइंट का बी पॉइंट भी बताएंगे। मैंने कहा कि मौलिक अधिकार बच्चे, ये एक 31 जो संपत्ति का अधिकार था ये एक मौलिक अधिकार था और मौलिक अधिकार का हनन जब होगा, कोई भी व्यक्ति हनन करेगा तो हमारा संरक्षक कौन है? जल्दी बताओ। सुप्रीम कोर्ट है। भाई फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक किसे माना गया? सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। जैसे ही किसी की लैंड हम खरीदना चाहेंगे और वो लैंड बेचना नहीं चाहेगा तो फिर वो भागकर किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। अब बार बार बच्चे लोक कल्याण में ये चीजें आने लगेंगी, तो भारत सरकार ने बच्चे क्या किया? 2 नए आर्टिकल इसमें बच्चे जारी कर दिए थे, शामिल कर दिए थे। एक 31 का ए था और एक 31 का क्या था बच्चे? बी था। ये पहले संविधान संशोधन में आया। ठीक है। इसमें भूमि सुधार की बात की गई। किसकी बात की गई? लैंड बच्चे रिफॉर्म की बात की गई, यानी कि भूमि सुधार की बात की गई बच्चे। और इसमें कहा गया कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के आधार पर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी हम लोक कल्याण के लिए जमीनों का अधिग्रहण कर सकते हैं तो स्वतंत्रता के अधिकार का भी हनन नहीं होगा और समता का भी अधिकार का हनन नहीं होगा। कानून सबके लिए एक समान है, तो इसको आप चुनौती नहीं दे सकते थे क्योंकि सब उठ उठ कर पहुंचने लगे थे, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक यही तो है। तो यहां पर 2 आर्टिकल इंडियन गवर्नमेंट ने बच्चे जारी कर दिए कि भाई यहां पर कोई बात नहीं की जाएगी। और यहां पर एक नवी अनुसूची जो थी बच्चे, उसका प्रावधान कर दिया गया।
और जितने भी भूमि सुधार संबंधी कानून थे, जितने भी भूमि सुधार संबंधी कानून थे बेटा, जितने भी भूमि सुधार कानून थे वो सब कहाँ डाल दिया गया? 9वीं अनुसूची में, यानी 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। और 9th शेड्यूल को फंडामेंटल राइट्स के आधार पर, फंडामेंटल राइट्स के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। बच्चे ये जितने भी इसमें कानून है 9th शेड्यूल में, वो सारे सुधार किससे हैं? लैंड रिफॉर्म के एक्ट है बेटा, भूमि सुधार के कानून है। और हम इनको फंडामेंटल राइट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो जितने भी लैंड रिफॉर्म है उसे हमें अब मानना अनिवार्य होगा। क्लियर हो जाएगा? यानी सरकार जब चाहेगी तुम्हारे जमीनों का अधिग्रहण कर सकती है बच्चे। अब ये मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा, मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। क्लियर हो जाएगा? ठीक है, इतना था बच्चे आपके आर्टिकल 31 में। तो 9th शेड्यूल में जितने भी कानून हैं वो सारे भूमि सुधार संबंधी कानून हैं, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। और भूमि सुधार में ए में भी है, आर्टिकल 14-19 का भी उल्लंघन नहीं माना जाता बच्चे। क्लियर? और पहला संविधान संशोधन 1991 के तहत इस दोनों आर्टिकल का प्रावधान किया गया। लास्ट आर्टिकल बच रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। रेमेडीज की बात की गई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। प्रस्तावना को भी संविधान का हृदय कहते हैं। और आपको पता है ये आर्टिकल 32 है, तो आर्टिकल 32 सब है कि FR प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है। और FR के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? तो आपने बच्चे PIL का नाम सुना होगा, आपने बच्चे एक PIL का नाम सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। (1985) से आए, लोग PIL दाखिल कर देते हैं बच्चे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, जनहित याचिकावाद, जनहित याचिकावाद। एक तो इसने विश्वास बढ़ाया है फंडामेंटल राइट्स के प्रति, लोगों को जानकारी हासिल कर लेते हैं बच्चे। और एक न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियतावाद यानी कार्य करने के लिए सरकार को बाउंड करती है, कार्य करने के लिए सरकार को न्यायपालिका बाउंड करती है, बाध्यकारी करती है, बाउंड करती है। क्या करती है? बाउंड करती है। तो दो लोगों बच्चे विश्वास बढ़ने का कारण माना जाता है
PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे कहते हैं जनहित याचिकावाद। कब आया? 1985 में आया। और एक है बच्चे न्यायिक सक्रियतावाद, क्योंकि हमारे बच्चे अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका है। सक्रियतावाद का मतलब इंटरफेयर बढ़ा और इन्होंने गवर्नमेंट को इस पर यानी फंडामेंटल पर राइट पर बच्चे कार्य करने के लिए मजबूर किया, बाउंड किया, बाध्य किया। क्लियर हो जाएगा। अब देखो सर, अभी ध्यान से सुनना, कोविड-19 चल रहा है। बहुत सारे अप्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों के मजदूर थे बच्चे, डर हुआ, पलायन करने लगे और अपने घरों की तरफ भागने लगे। फिर जब गवर्नमेंट व्यवस्था नहीं कर पा रही थी सर, तो लोगों ने बच्चे इससे मौलिक अधिकार का हनन माना। सुप्रीम कोर्ट मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सरकार को फटकार लगा दिया कि भाई आप क्यों नहीं अप्रवासी बच्चे मजदूरों के लिए व्यवस्था कर रहे हो, बस लगाओ, ट्रेनें लगाओ, इनको जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, इस तरीके से जिस तरह भाग रहे हैं, इसमें लोग भूखमरी से मर जाएंगे, पैदल चलते चलते मर जाएंगे बच्चे, बहुत सारी कंडीशन होगी। तो हमारे अधिकारों का संरक्षण इसीलिए तो न्यायपालिका तक जब मैटर, अब भाई न्यायपालिका तक मैटर पहुंचना चाहिए। अब पहुंचेगा नहीं तो थोड़ी ना न्यायपालिका सुबह उठेगी कह देगी भैया क्या कर रहे हो, है ना। तो कभी कभी आप पेपर में पढ़ते रहते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई इन कार्यों पर। तो जब बच्चे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या इसका दुरुपयोग होता है तो सरकार को बच्चे बाउंड करती है हमारी न्यायपालिका। और फिर हम लोग खुद बच्चे अगर अधिकारों के बारे में जानकारी लेना है, उल्लंघन हो रहा है, तो हम जनहित याचिका दायर करके चीज़ों की जानकारी, फैक्ट की डिमांड कर सकते हैं, फैक्ट की डिमांड कर सकते हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं एफआर के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ गई है। तो ये सब क्लास फर्स्ट हो गया। सब क्लॉज सेकंड कहता है या बच्चे बात करता है रिट की। किसकी बात करता है? और रिट जारी करता है बच्चे कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और रिट कितने प्रकार की है? 5। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, प्रतिषेध, सर्सियोरारी, उत्प्रेषण। प्रतिषेध का प्रोहिबिशन होता है बच्चे। सर्सियोरारी अधिकार परीक्षा, क्यू वरांटो। ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार बच्चे सुप्रीम कोर्ट को है और हाई कोर्ट को है। अच्छा, इसको आगे मैं लिखूंगा, यहां बस इतना ही रखो। हैबियस कॉर्पस, परमादेश, 5 रिट एक्सप्लेन करूंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, रिट को लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, पहले लिख लीजिए। आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 3 कहता है, आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 3 करता है बच्चे, 3 कहता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा संसद अन्य न्यायालय को, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है बच्चे, अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। ऐसा प्रावधान है 32 के सब क्लॉज 3 में। सब क्लॉज 4 क्या कहता है बच्चे? ये कहता है कि एफआर को निलंबित नहीं किया जा सकता। एफआर को निलंबित
नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शन है। कब? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यानी नेशनल इमरजेंसी। किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स होता है एफआर का मतलब मौलिक अधिकार। भाई बताओ इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? और रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, अनुच्छेद 32। इसको मैं अभी नोट पॉइंट करा देता हूं, एक नोट पॉइंट इतना नोट कर लो। तो क्या एफआर को निलंबित किया जा सकता है? नहीं सर, लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शन है कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान बच्चे हमारे मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अब एक नोट पॉइंट डाल दो जल्दी से, फिर रिट के बारे में डिस्कस करें। नोट होगा सुप्रीम कोर्ट 32, इसे बच्चे संरक्षक माना गया है और ये इसकी सुनवाई करने पर बाध्य है। बच्चे रिट पर सुनवाई करने के लिए बाध्य है कौन? हाई सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट बच्चे ये इसके स्वाविवेक पर निर्भर करता है। स्वाविवेक पर निर्भर करता है कि ये रिट पर सुनवाई करेगा कि नहीं करेगा, इसकी लेकिन इसको तो संरक्षक ही कहा है, ये बाउंड है बच्चे, ये सारी रिट पर सुनवाई जरूर करेगा। ठीक है, नोट कर लो। और यहां तक बताओ बच्चे सारे हमारे डन है कि नहीं है? डन है कि नहीं है? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, डन है कि नहीं है? जल्दी बताओ बेटा। जल्दी डालो। बंदी, पहला रिट डाल लो बच्चे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। अर्थ होता है इसका जो व्यक्ति को उपस्थित किया जाए। हालांकि केशवानंद केस के बाद व्यक्ति को उपस्थित होना अनिवार्य नहीं किया गया है, व्यक्ति को उपस्थित किया जाए। ये रिट तब जारी होगी बच्चे, जारी होगी जब व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हो? हनन हो। व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो। राइट टू लाइबर्टी एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो। स्वतंत्रता का हनन हो, हनन का मतलब एक्सप्लॉयटेशन बच्चे, शोषण हो, तो कौन सी रिट जारी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी। एकमात्र रिट निजी व्यक्ति, सरकारी, दोनों के लिए जारी की जाएगी।
और बाकी 4 बच्चे निजी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, तो ये भी एक आपका जीके हो गया, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इस पर सुनवाई करने के लिए जो कोर्ट होता है ये बाउंड होता है बच्चे, बाध्यकारी होता है। सुनवाई के लिए क्या होता है? बाध्यकारी होता है। ठीक है। पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करता है। कौन सी रिट? यह रिट, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। और इसके बहुत सारे अपवाद हैं, एक्सेप्शन भी हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। आपका 4 रिट और बच रहा है। फिर आपका आर्टिकल 33, 34 और 35 मार्शल लॉ की बात हम इसमें करेंगे। और आर्टिकल 35 बच्चे, कानून बनाने का अधिकार संसद को ही प्राप्त है, कोई भी कानून बना सकती है संसद बच्चे। तो मार्शल लॉ के बारे में, अप्सा के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक लेक्चर और फंडामेंटल राइट्स का बच्चे होगा, जो कल का लेक्चर होगा। फिर आपका फंडामेंटल राइट्स चैप्टर भी क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। क्लियर? हमने यहाँ कहा कि बच्चे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है और ये पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही पर करता है। मान लो अभी कोई व्यक्ति बच्चे किसी मामले में हमें निरुद्ध कर ले, ठीक है, तो बच्चे सिर्फ पुलिस का काम होता है गिरफ्तार करना, ना कि न्याय करना। ठीक है, न्याय करने का अधिकार बच्चे सिर्फ और सिर्फ हमारी न्यायपालिका को है। हमारी किसको है? न्यायपालिका। अब किसी मामले में कोई व्यक्ति निरुद्ध हो गया तो उस व्यक्ति की बच्चे वैधता और अवैधता की जांच करने का अधिकार, वैधता और अवैधता की जांच करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो आप रिजल्ट लगाना सर, न्यायपालिका को प्राप्त है। ठीक है, तो जब पुलिस बच्चे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर लेगा, निरुद्ध कर देगा, तो इस पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी किस रिट द्वारा? यह रिट द्वारा कि इस व्यक्ति को आप उपस्थित करो ताकि मैं उसकी वैधता अवैधता की क्या कर सकूं? जांच कर सकूं। अगर वो किसी मामले में वैध है तो सजा, और अवैध है तो उसे फ्रीडम दिया जाए। भाई अगर ये ना होती और वैधता अवैधता की जांच ना हो पाती तो व्यक्ति के स्वतंत्रता का क्या होता? हनन हो जाता, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता, यानी उसका शोषण हो जाता। सब लोग ऐसे पकड़ कर ले जाते बच्चे, पिटाई करवाते, फिर बड़े आदमी छोटे आदमी को तो ऐसे पिटवा दिया करते बच्चे। क्लियर हो जाएगा? लेकिन वैध अवैधता की जांच करना न्यायपालिका के लिए, ये निजी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए भी है बच्चे और ये सरकारी व्यक्ति के लिए है। यानी इकलौती पांचों में इकलौती रिट है जो दोनों के लिए जारी हो जाता है, एक निजी के लिए भी और एक सरकारी, यानी मिश्रित है, मिक्स्ड रिट है बेटा। क्लियर? फिर मैंने कहा कोर्ट बाध्यकारी होता है। भाई अगर कोर्ट ही तो है जो हमारे अधिकारों को बच्चे संरक्षित करता है तो ये बाउंडेबल है, बाउंड है, ये बाउंडेड है बच्चे, और ये सुनवाई करेगा। मैंने कहा ना आर्टिकल 32 के तहत बच्चे सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार या रिटों पर सुनवाई करने के लिए बाध्य है, लेकिन हाई कोर्ट की स्वाविवेक पर निर्भर करता है। हाई कोर्ट की स्वाविवेक, क्योंकि याद होगा मैंने शुरू के की पॉइंट्स में लिखाया था कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध एक नागरिक अधिकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भाई सुप्रीम कोर्ट हो गई। ठीक है, तो इसीलिए ये बच्चे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो, इसलिए बच्चे पुलिस की कार्रवाई के विरुद्ध रिट जारी हो जाती है, निजी और दोनों बाउंडेबल है। अब इसमें मैं अपवाद बताऊंगा कि कौन सा ऐसा केस हो जाए जिस पर यह रिट जारी नहीं की जा सकती बच्चे, जैसे कोर्ट की अवमानना करना। तो इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चे, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जो भी पॉइंट ना समझ में आए, क्योंकि फिर मैं क्या करूँगा सर, कल के बाद कल ही आप लोग अपने सारे डाउट को मैसेज ज़रूर कर देना, और बच्चे फिर आप जब मैसेज डाउट
कर दोगे हमें तो फिर हम अगली वीडियो में उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चे, थैंक यू वेरी मच, और सब बच्चे सारे कोविड से सुरक्षित रहो, ठीक है। बाय बेटा, टेक केयर, बाय बच्चे, बाय।